नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के विज्ञान विषय पर है, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे इस विषय के सबसे अंतिम अध्याय 19 को, जिसका नाम है वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। तो चलते हैं हम अध्याय पर। यह है आपका अध्याय 19, वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। और इस अध्याय में सबसे पहले हम लोग अपने वायुमंडल को समझेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे कि वायु प्रदूषण है क्या। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में समझेंगे कि वायु कैसे प्रदूषित होती है। फिर इसके बाद वायु प्रदूषण से होने वाली हानि को समझेंगे कि किस प्रकार वायु प्रदूषण हमारे शरीर को तथा हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाती है, जिसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार वायु प्रदूषण से ओजोन परत नष्ट हो रहा है। फिर इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे कि किस प्रकार वायु प्रदूषण से एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा का खतरा मंडरा रहा है। फिर इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में समझेंगे कि किस प्रकार हमारे वातावरण में ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाने से हरित घर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में वायु प्रदूषण रोकने के उपाय को समझेंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के बारे में हम लोग समझेंगे। फिर जल प्रदूषण में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि यह जल है क्या। फिर उसके बाद अगले टॉपिक में समझेंगे कि जल कैसे प्रदूषित होता है। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जल का जो जैविक और रासायनिक प्रदूषण होता है वह किस प्रकार होता है, इसको समझेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जल का शुद्धिकरण समझेंगे, और फिर उसके बाद जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव यानी किस प्रकार हमें हानि पहुंचाता है यह जल का प्रदूषण, इसको समझेंगे। और उसके बाद जल प्रदूषण रोकने के उपाय को भी समझेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद अंत में हम लोग इस अध्याय के सभी अभ्यास प्रश्नों को एक एक करके हल कर लेंगे। 16 प्रश्न है, तो आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें। हम चलते हैं अपने अध्याय पर। देखिए, यह है हमारा अध्याय वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। इसको इंग्लिश में कहेंगे एयर एंड वाटर पोल्यूशन। देखिए, वायु को एयर कहेंगे, जल मतलब वाटर, और प्रदूषण मतलब पोल्यूशन। ठीक है। हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पे पहला लाइन क्या कह रहा है कि जीवित रहने के लिए वायु और जल का होना पहली आवश्यकता है। आप इस पृथ्वी पर जिंदा है सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? वायु और जल के कारण। अगर आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं रहेगा और पीने के लिए पानी नहीं रहेगा तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, आप तो मर जाएंगे। ठीक है। आगे कह रहा है कि पृथ्वी पर वायुमंडल में अधिक मात्रा में हवा है, पानी है, और इसी कारण यहाँ वृक्ष है, पशु है और मनुष्य है। ठीक है। यानी आप जिंदा है, इस पृथ्वी पर मनुष्य का अस्तित्व है, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि इस पृथ्वी पर हवा है और पानी है। अगर हवा और पानी नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है। और आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं उसको प्रदूषित करते जा रहे हैं, और जिस जल यानी पानी को हम लोग पीते हैं उसको भी प्रदूषित करते जा रहे हैं। तो देखिए, इसीलिए इस अध्याय में हम लोग वायु और जल के प्रदूषण संबंधी समस्याओं को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलते हैं इस अध्याय में हम आगे की तरफ। हमारा पहला जो टॉपिक है वह है वायुमंडल का संगठन, यानी हमारा जो वायुमंडल है वह किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। वायुमंडल को इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि यह वायुमंडल है क्या। तो देखिए, यह है हमारा पृथ्वी, और इस पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण है, यानी गैस इसमें भरा हुआ है। ठीक है। इस पृथ्वी के चारों ओर यह सब जो जगह है यह सब गैसों से भरा हुआ है, और इसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। तो अगर आप वायुमंडल का परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। और हमारा जो वायुमंडल है, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो गैस भरा हुआ है वह कौन कौन सा गैस है? ठीक है। तो वही कौन कौन सा गैस है, यही है वायुमंडल का संगठन। देखिए, हमारे वायुमंडल में मुख्य रूप से यही सब गैस शामिल है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में, कितना है? 78.06% है। ठीक है। फिर इसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का, जिसको O2 इसका सूत्र है। ठीक। और ये इसका जो यहाँ पे उपलब्धता है वह 20.94% है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो मात्र 0.03% है। ठीक है। उसके बाद बचे में अन्य गैस है, जैसे आर्गन, मीथेन, जल वाष्प, यह सब कितना है? यह सब 0.97% है। इसके अलावा और अन्य गैसें हैं वो सब मिला के। ठीक है। तो हमारे वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन सा गैस है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। ठीक है। इसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो अब हम आते हैं प्रदूषण पर। हमारा पहला टॉपिक है वायु प्रदूषण, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एयर पोल्यूशन। ठीक है। देखिए, प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है गंदगी। ठीक है।
प्रदूषण मतलब गंदगी, और वायु प्रदूषण का मतलब होगा कि हवा में गंदगी घुल जाना, मतलब क्या, वायु प्रदूषण हो जाना। और यह घुलता कैसे है गंदगी? तो देखिए, शहरों में चिमनियों से बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलता है। हम लोग आसपास में जलावन इत्यादि अनेक चीज़ों को जलाते रहते हैं हमेशा। सड़क पे बहुत सारा वाहन चलते रहता है जिससे हमेशा धुआं निकलते रहता है। और खनन कार्यों के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में धूलकण हमारे हवा में घुलते रहता है हमेशा। तो इन सब कार्यों से हमारे हवा में क्या होता है, हमेशा गंदगी मिलते रहता है, जिसको हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो आप इसके परिभाषा के रूप में आप यहाँ से लिख सकते हैं कि वायु में धूलकण यानी डस्ट पार्टिकल, धुआं यानी स्मोक और अनेक प्रकार की हानिकारक गैसें पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होकर उसे गंदा कर देती है, यह वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, वायु प्रदूषण की परिभाषा में आप इतना लिख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, फलतः ऐसी वायु में क्या होता है, सांस लेना भी आसान नहीं होता, यह सजीव और निर्जीव दोनों के लिए क्या हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वायु प्रदूषण को दो महत्वपूर्ण वास्तविक घटनाओं से समझते हैं। ठीक है, पहला घटना जो है यह देखिए अमेरिका का घटना है कि कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका के एक औद्योगिक नगर डेट्रॉइट के पास के कस्बे में लोग एक दिन हैरान रह गए। तो देखिए, यह है आपके विश्व का मानचित्र और यह है आपका भारत, और देखिए यहाँ पे है यूएसए अमेरिका। ठीक है, और यहीं पे डेट्रॉइट नाम का एक शहर है। ठीक, उस दिन वहाँ अजीब बरसात हुई, बाहर सूखते कपड़े जल गए, जिस पर भी यह पानी पड़ा वही चीख उठा। ठीक है, मतलब ऐसा बरसात हुआ कि जब कपड़ा पर जैसे ही पड़ा वह पानी तो वह कपड़ा जलने लगा, जिसके शरीर पर वह पानी पड़ा उसका शरीर जलने लगा, है ना। लोग चीखने चिल्लाने लगा, आखिर यह कैसा पानी था। ठीक, जांचने पर पता चला कि वह पानी नहीं, तेजाब था, गंधक का अम्ल था, यानी एसिड था वह। ठीक है, सोचिए एसिड अगर बरस जाए तो क्या होगा, कितना खतरनाक चीज़ है यह। तो यह हुआ कैसे, कारखानों की चिमनियों से हवा में इतनी सल्फर डाइऑक्साइड गैस जमा हो गई थी कि बादलों के साथ रासायनिक क्रिया करके दहकते हुए तेजाब की रिमझिम वर्षा कर दी। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हवा में सल्फर डाइऑक्साइड अगर घुल जाएगा, ठीक है, बादल में, तो वह क्या होगा, वह बादल में अम्ल बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, और जब वर्षा होगा तो आपके खेतों में, आपके शरीर पर वही एसिड बरस जाएगा। ठीक है, जो आपको काफ़ी नुकसान कर देगा। इसी को हम एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग आगे थोड़ा विस्तार में समझने वाले हैं। ठीक, और अगला जो हमारा घटना है यह है 2 और 3 दिसंबर 1984। आप डेट याद रखेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, यह एग्जाम में भी हमेशा आता रहता है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में एक ऐसी दुर्घटना मध्य प्रदेश के भोपाल, कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ था। यह मध्य प्रदेश का राजधानी भी है। और देखिए, उस घटना को भोपाल गैस कांड के नाम से भी जाना जाता है। सारी दुनिया में औद्योगिक विकास के चेहरे पर गहरी कालिख पोत गया, है ना। हुआ क्या था यहाँ भोपाल गैस कांड में कि कीटनाशक दवा बनाने वाली एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, है ना। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC गैस जो था वह अचानक टैंकर में छेद हो जाने से निकलने लगा यह गैस। ठीक, और यह इतना जहरीला गैस था कि जिसने इस गैस को अपने श्वास के अंदर लिया, है ना, वह क्या हो गया, वह मरता चला गया। यहाँ दिया है कि यह गैस सांस के साथ फेफड़ों में गई, फेफड़ों में पानी भर गया, सांस फूली और दम घुट गई, यानी मर गया वह। ठीक, हजारों लोग मारे गए तथा हजारों अपंग होकर आज भी कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, तो यह जो है, यह दोनों घटना वायु प्रदूषण के भयावह नुकसान को दर्शा रहा है। पहला घटना है अमेरिका का डेट्रॉइट वाला घटना, है ना, जहां एसिड रेन हुआ था, और दूसरा घटना है मध्य प्रदेश का भोपाल गैस कांड। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक में, समझते हैं कि वायु कैसे प्रदूषित होती है। ठीक है, इस टॉपिक को सिर्फ समझते ही नहीं बल्कि आप इसको लिखते भी चलेंगे कि वायु कैसे प्रदूषित होती है। ठीक है, तो देखिए, वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण जो है वह है कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला रासायनिक पदार्थ और धुआं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसमें धातु के महीन कण होते हैं, और इसमें कार्बन के भी कण होते हैं। ठीक है, जो हमारे हवा को क्या करते हैं, दूषित करते रहते हैं। और देखिए, वायु प्रदूषण का अगला कारण है जलावन, लकड़ी, उपलों और जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाला धुआं, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वायु प्रदूषण के लिए अगला कारण है यातायात के लिए मोटर गाड़ियों और अन्य वाहनों से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड इत्यादि।
ठीक है। अब वायु प्रदूषण का अगला कारण है अयस्कों और खनिजों के निष्कासन के क्रम में निकलने वाला धूलकण, धुआं, लीड, क्रोमियम, जस्ता, पारा, कैडमियम, आर्सेनिक इत्यादि धातु। यह सब हमारे हवा को क्या करता है, गंदा करता है। अगला कारण है फसलों में लगे कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक का उपयोग करना। ठीक है, यह जो कीटनाशक होता है इसमें विषैला रासायनिक पदार्थ होता है जो हमारे हवा में मिलकर क्या करता है, हमारे हवा को विषैला बना देता है। और देखिए वायु प्रदूषण का अगला महत्वपूर्ण कारण है कि जंगलों को काटना। जंगलों की कटाई से क्या हो रहा है कि देखिए ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है ना, ऑक्सीजन हमको भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वर्षा सही से हो नहीं पाता है। ठीक है, अनियमित वर्षा होने लगता है। और देखिए वायु प्रदूषण के लिए अगला जो कारण है वह है रेफ्रिजरेटर जो हमारे घरों में यूज होता है, फ्रिज। ठीक है, और फिर अगला है एयर कंडीशन जिसको हम लोग ठंडा करने के लिए यूज करते हैं, और एयरोसोल जो फुहारों में यूज होता है। इन सब चीज़ों से क्या होता है, CFC निकलता है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है जो हमारे ओजोन परत को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। इसको हम लोग आगे विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए वायु के प्रदूषण जो है वह ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से वायु में गंदगी फैलता है, लेकिन प्रमुख रूप से यही 7 कारण हैं जो हमारे वायु को क्या करता है, दूषित करता है। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि हमारा वायु कैसे प्रदूषित होती है। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है कि वायु प्रदूषण के होने वाले प्रभाव, यानी वायु प्रदूषण से क्या क्या प्रभाव होते हैं। इसमें 4 प्रभाव को हम लोग मुख्य रूप से इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला प्रभाव है श्वसन संबंधी कठिनाई, जो सांस से संबंधी बीमारी होता है वह सब हमको क्या हो रहा है वायु प्रदूषण के कारण। दूसरा जो प्रभाव है वह है ओजोन के आवरण में छिद्र होना। ठीक है, इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे कि कैसे ओजोन के आवरण में छिद्र हो रहा है और उससे हमको क्या घाटा हो रहा है। अगला जो है प्रभाव वह है अम्ल वर्षा। किस प्रकार अम्ल वर्षा के कारण हमारे भारत के जो मुख्य धरोहर है जैसे ताजमहल, इन सब पर खतरा मंडरा रहा है। ठीक, और अगला जो वायु प्रदूषण का प्रभाव है वह है हरित घर प्रभाव, जिसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन चारों को हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। तो वायु प्रदूषण का जो पहला प्रभाव है कि श्वसन संबंधी कठिनाइयाँ हम लोग को होने लगती है, वह कैसे होती है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए कार्बन युक्त ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठीक है, कार्बन युक्त ईंधनों के अपूर्ण दहन से, या फिर गाड़ियों से भी निकलता है या कार्बन मोनोऑक्साइड आप पढ़े हैं, फैक्ट्रियों से भी निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड यह जो है यह इतना हानिकारक गैस है, इतना खतरनाक गैस है कि यह होता क्या है कि वायु में मिश्रित होकर उसे प्रदूषित कर देता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है। श्वसन क्रिया के द्वारा यह हमारे शरीर में रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके ब्रोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। देखिए आपको पता होगा कि आपके शरीर में जो खून होता है, रक्त, उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक, आपको पता होगा हीमोग्लोबिन की कमी से बहुत सारा बीमारी हो जाता है। देखिए यह जो हीमोग्लोबिन है यह हमारे खून में बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है। यह क्या करता है, यह ऑक्सीजन को हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक खून के द्वारा साथे साथे क्या करता है, ढोता है। ठीक, तो आप सोच लीजिए यह जो हेमोग्लोबिन है यह कितना उपयोगी चीज़ है। यह हमारे ऑक्सीजन को क्या करता है, हमारे शरीर के चारों तरफ पहुंचाता है। ठीक, और यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या करता है, ब्रोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। इसके फलस्वरूप रक्त के हेमोग्लोबिन में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक, जब कार्बन मोनोऑक्साइड आपके रक्त के हेमोग्लोबिन में मिल जाता है तो ऑक्सीजन पहुंचाने का जो क्षमता है इस हेमोग्लोबिन का वह समाप्त हो जाता है। ठीक, और जब ऑक्सीजन आपके शरीर में चारों तरफ नहीं पहुंचेगा, आप सांस लेंगे जोर से लेकिन आपका जो खून है वह हेमोग्लोबिन या ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाएगा, तो आप क्या हो जाइएगा, आप मर जाइएगा, दम घुटने लगेगा आपका और अंत में आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण से हमें श्वसन संबंधी कठिनाइयाँ प्रमुख रूप से हो रही है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले पन्ने पे, वायु प्रदूषण के अगले महत्वपूर्ण प्रभाव को समझते हैं। देखिए अगला जो महत्वपूर्ण प्रभाव है वह है ओजोन के आवरण में छिद्र होना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यह समझिए कि यह ओजोन है क्या। तो देखिए यह है हमारा पृथ्वी जो चारों तरफ से ओजोन के परत से ढका हुआ है। ठीक है, यह ओजोन जो है, यह ओजोन का परत हमारे पृथ्वी को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जिस प्रकार हम लोग शरीर पर कपड़ा पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार यह पृथ्वी का सुरक्षा कवच है यह ओजोन लेयर। ठीक है, यह ओजोन परत क्या करता है कि इस सूर्य से आने वाली जो किरण होती है, जो हमारे ज़रूरत का किरण है सिर्फ उसी को आने देती है पृथ्वी पर, और जो हमारी ज़रूरत का किरण नहीं है ना, यानी अल्ट्रा वायलेट किरण सब जो है इसको यहीं से वापस फेंक देती है। ठीक है, तो ओजोन जो है
वह हमारे पृथ्वी को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है इस सूर्य के हानिकारक किरणों से। ठीक है, और इसी ओजोन परत में क्या हो रहा है आजकल, छिद्र हो रहा है, छेद हो रहा है। और यह छेद कैसे हो रहा है, तो देखिए अभी आप थोड़ा देर पहले समझे हैं कि वायु प्रदूषण जो है वह रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज आपके घर में यूज होता है, एयर कंडीशन जिसको एसी बोलते हैं आप, या एरोसेल फुहारा जो होता है, जो आप लोग फुहारा मारते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से क्या निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जिसको क्या कहते हैं हम, CFC भी कहते हैं। ठीक, यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इतना खतरनाक गैस है कि यह ऊपर जाके ओजोन लेयर में क्या करता है, ओजोन में छेद कर देता है। ठीक है, और यह छेद होता कैसे है, तो आप इसको भी समझ लीजिए। देखिए वायुमंडल में लंबे समय तक रहकर, कौन रहकर, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपरी परत तक पहुंच जाता है, कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जहां ओजोन होता है, ठीक, ओजोन के पास पहुंच जाता है। जब सूर्य की पराबैंगनी किरण CFC को तोड़कर क्लोरीन बना देता है ना, जब ज़्यादा वहाँ पे गर्मी पड़ता है, सूर्य का किरण पड़ता है, तो यह जो CFC जो है यह टूट कर क्या बन जाता है, क्लोरीन बन जाता है। ठीक, और यह जो क्लोरीन है, क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन को नष्ट कर देता है। ठीक, क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन के परमाणु को क्या करता है, नष्ट करता है। तो जाहिर सी बात है CFC क्या कर रहा है, हमारे ओजोन के आवरण में छिद्र पैदा कर रहा है, छेद कर रहा है। इससे क्या होगा कि सूर्य से जितने भी हानिकारक किरणें हैं वह सब हमारे पृथ्वी पर डायरेक्ट आ जाएगी। आगे आपके किताब में देखिए दिया भी हुआ है कि ओजोन की क्षति से पराबैंगनी किरणों में सीधे पृथ्वी पर वृद्धि होगी, जिससे चमड़ी का कैंसर है ना, उसके संक्रामक रोग, ठीक है, मोतियाबिंद की मरीजों की संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, किससे, ओजोन लेयर के नष्ट हो जाने के कारण, सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती है उससे। ठीक है, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आएगी उससे क्या होगा, चमड़ी का कैंसर होगा। ठीक, और भी बहुत सारा संक्रामक रोग होगा, मोतियाबिंद के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह किस प्रकार हमारे पृथ्वी के कवच यानी ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, नष्ट करते जा रहा है। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रभाव पर। अब देखिए वायु प्रदूषण का अगला जो प्रभाव है वह है अम्ल वर्षा। ठीक, यानी एसिड रेन। और इस एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा को हम लोग ताजमहल से जोड़ के पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा इसी पर मंडरा रहा है। ताजमहल के बारे में आप तो जानते ही होंगे, यह हमारे देश का बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में है। ठीक है, इसको शाहजहाँ ने बनवाया था, आपको तो पता ही होगा। ठीक, तो देखिए हमारा ताजमहल दुनिया में प्रसिद्ध है, आपको तो पता ही है, बहुत दूर दूर से लोग क्या करते हैं, इसको देखने आते हैं। तो हुआ क्या कि यह जो ताजमहल है, इसी के पास आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा का तेल शोधक कारखाना है, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी। यह जो तेल शोधक कारखाना है, यह प्रतिदिन 25 से 30 टन सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, वायुमंडल को देता है। ठीक, इसी कारण आगरा के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। और आप तो पढ़े ही हैं पहले कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होता है, यह दोनों इतना खतरनाक चीज़ है कि इसका यह जब धुआं में मिलकर जब ऊपर जाएगा और बादल में पानी के साथ यानी जल के कण के साथ रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो यह हानिकारक अम्ल यानी एसिड बन जाता है। ठीक, उसके बाद जब बारिश होता है तो एसिड के रूप में बारिश होता है। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है कि यह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है, यह वायु में ये जल वाष्प के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। जल वाष्प से अभिक्रिया करता है कौन, यह दोनों गैस। ठीक, और अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। देखिए यह बहुत ही खतरनाक एसिड है, इसको देखिए बैटरी में यूज किया जाता है। अगर आपके चेहरे पर फेंक दिया जाए तो आपका चेहरा बहुत ख़राब हो जाएगा, आपके कपड़े पर फेंक दिया जाए तो आपका कपड़ा जल जाएगा। ठीक, और अगर ये बारिश हो जाए, ठीक है, इस ताजमहल पर अगर एसिड रेन हो जाए तो क्या होगा आप सोचिए, यह ताजमहल का जो रंग है धूमिल पड़ जाएगा, यह ताजमहल गल जाएगा। ठीक, तो आशा है आप इस अम्ल वर्षा को भी समझ गए होंगे। यह वायु प्रदूषण का बहुत ही प्रमुख कारण है और इसको ताजमहल से जोड़ के आपको समझाया गया है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा खतरा जो है वह हमारे ताजमहल पर ही क्या हो रहा है, मंडरा रहा है, क्योंकि उसी के बगल में बहुत सारा फैक्ट्री है जो यह खतरनाक गैस सब क्या हो रहा है वहाँ से निकल रहा है, जो बादलों में जाकर जल वाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बन जा रहा है। ठीक, जो क्या हो रहा है, एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा के रूप में नीचे बरसने का बहुत ज़्यादा संभावना हो गया है। अब देखिए वायु प्रदूषण से होने वाला अगला जो प्रभाव है वह है हरित घर प्रभाव।
ठीक है। चूँकि यह जो प्रभाव है यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है, इसलिए इसको यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड और हरित घर प्रभाव, क्योंकि इस हरित घर प्रभाव का सबसे मुख्य कारण यही है कार्बन डाइऑक्साइड। यही जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो क्या होता है, हरित घर प्रभाव होता है। इस हरित घर प्रभाव को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, और हम लोग अभी समझेंगे कि हरित घर प्रभाव है क्या। तो हरित घर प्रभाव को समझने से पहले आप यह समझिए कि यह हरित घर क्या है, ठीक है। तो आपके किताब में ही देखिए इधर दिया हुआ है कि कुछ हरे पौधे गर्म वातावरण में ही पनपते हैं, उनके लिए शीशे की दीवारों से निर्मित घर बनाया जाता है जिसे हरित घर, देखिए ग्रह नहीं घर है, ठीक है, हरित घर या पौध घर भी इसको यानी ग्रीन हाउस भी कहते हैं, ठीक। यानी होता क्या है, देखिए यहाँ चित्र थोड़ा धुंधला है, इसमें एक शीशा का घर बनाया जाता है, ठीक। शीशा घर इसलिए बनाया जाता है ताकि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो गर्म वातावरण में ही पनपते हैं, ठीक। और शीशा का घर हो जाने से क्या होता है कि सूरज का गर्मी जब इसके अंदर पहुंचता है तो वह जो गर्मी है वह एक जाल के रूप में फंस जाता है अंदर, ठीक। यानी अंदर शीशा के अंदर का जो वातावरण होता है वह गर्म ही रहता है, जो पौधा को क्या करता है, मदद करता है बढ़ने के लिए, ठीक है। इससे होता क्या है कि इस शीशा से जो सूरज का गर्मी आता है वह गर्मी इसी के अंदर फंस जाता है, ठीक। और फंस जाने के कारण क्या होता है कि पौधघर या जो ग्रीन हाउस जो है यह गर्म बना रहता है, ठीक। यह गर्म वातावरण हरे पौधे को पनपने के लिए अनुकूल होता है जिसमें वे बढ़ते हैं, ठीक। लेकिन हो क्या रहा है आज के डेट में, यही जो वातावरण है, यही जो कंडीशन है, यही जो प्रभाव है हमारे पृथ्वी के साथ भी आजकल हो रहा है। वह कैसे, तो इसको भी समझ लेते हैं हम। तो इसको आप थोड़ा अच्छे से समझिए। देखिए यह है हमारा पृथ्वी और इसके चारों तरफ यह है हमारा वायुमंडल, ठीक। जब वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जब बढ़ जाता है, ठीक, तो होता क्या है कि सूरज से आने वाला जो गर्मी है यह कार्बन डाइऑक्साइड का क्षमता होता है कि गर्मी को अपने अंदर सोखने का, ठीक। तो सूरज से जो गर्मी आता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, गर्मी को अपने अंदर ही सोख लेता है, ठीक है, जिससे हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है वह धीरे धीरे गर्म होने लगता है, ठीक। वायुमंडल जब गर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह पूरे विश्व के तापमान को क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यही इस बुक में आगे कह रहा है कि वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण पौधघर की ही तरह का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और इसी कारण इसे पौधघर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का आप इसको परिभाषा भी आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ठीक। यानी जो प्रभाव यह हरित घर में हो रहा था, ठीक वही प्रभाव कहाँ हो रहा है, हमारे पृथ्वी पर हो रहा है, ठीक है। देखिए इसको चित्र के द्वारा भी दर्शाया गया है। सूरज से गर्मी आ रहा है, जब सामान्य CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है तो गर्मी क्या हो जा रहा है, वापस हो जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए जब ज़्यादा मात्रा में CO2 हो जाएगा तो गर्मी आएगा और यह गर्मी हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में ही फंस के रह जाएगा, जिससे हमारा पृथ्वी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण यानी पौधघर प्रभाव के कारण यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण यह 3 जो समस्या है यह मुख्य रूप से पैदा ले लिया है। पहला है जलवायु में अवांछनीय परिवर्तन के से सभी जीव प्रभावित होंगे, ठीक। दूसरा है पृथ्वी का ताप बढ़ जाने से बर्फ़ के पहाड़ पिघलने लगेंगे, अतः समुद्र जल की सतह बढ़ जाएगी और तट वाले क्षेत्र क्या होंगे, जल में डूबते चले जाएंगे, ठीक। अगला प्रभाव है कि अत्यधिक गर्मी फसलों को हानि पहुंचाएगी जिससे कृषि उत्पादन में भारी क्षति होगी, ठीक। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2030 तक पृथ्वी के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, ठीक है। 2030 तक आपका जो तापमान है नॉर्मल टेम्परेचर उसमें 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। कैसे, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी पौधघर प्रभाव के कारण, ठीक है। तो आशा है आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि यह किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह हरित घर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा कर रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वायु प्रदूषण रोकने के उपाय। देखिए आप वायु प्रदूषण को समझ चुके हैं और यह भी समझ चुके हैं कि यह वायु प्रदूषण होता कैसे है, ठीक। और वायु प्रदूषण से होने वाले जो प्रभाव है उनको भी आप समझ चुके हैं। अब हम इस टॉपिक में समझेंगे कि वायु प्रदूषण को हम रोकें कैसे, ठीक है, रोकने के उपाय को हम समझेंगे। तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज चर्चा कर लेंगे, ज़्यादा आसानी होगा, अच्छा रहेगा, आप इसको लिख भी लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा, ठीक है, कि वाहनों में CNG का उपयोग करना होगा हम लोग को,
ठीक है। देखिए यहाँ दिया है कि दिल्ली सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहर था, किंतु कुछ वर्षों से के अथक प्रयास से वहाँ वाहनों में सीएनजी का उपयोग होने लगा और आज दिल्ली में पहले की अपेक्षा कम प्रदूषण है। ठीक है, मतलब दिल्ली में जो भी आप कार है, बस है, जो भी चीज़ देखिएगा उन सब में क्या लग गया है, सीएनजी का उपयोग होता है। वहाँ पेट्रोल डीजल से गाड़ी नहीं चलता है। ठीक, तो इसलिए क्या हो गया है कि दिल्ली का जो शहर का जो प्रदूषण है वह बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो वायु प्रदूषण रोकने के उपाय में सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या होगा, पॉइंट, कि वाहनों में सीएनजी का उपयोग करेंगे हम लोग। ठीक, दूसरा टॉपिक जो होगा, दूसरा पॉइंट जो होगा हमारा वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय में, वह है वाहनों को अच्छी हालात में रखने से अथवा ईंधन रहित वाहन चलाने से। ठीक है, देखिए अगर आप अपने गाड़ी को अच्छे कंडीशन में रखेंगे, उसको हमेशा सर्विसिंग करवा के रखेंगे, तो वह ज़्यादा तेल नहीं खाएगा, वह ज़्यादा धुआं नहीं उगलेगा। ठीक, तो उससे प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। अच्छा, ईंधन रहित वाहन चलाइएगा तो उससे भी प्रदूषण कम होगा। जैसे इलेक्ट्रिक कार होता है, इलेक्ट्रिक बाइक होता है, साइकिल चलाएंगे, है ना, साइकिल में तो ईंधन नहीं लगता है, बिजली वाला जो होता है उसमें ईंधन नहीं लगता है। तो इस टाइप का अगर आप वाहन चलाते हैं तो इससे भी हमारा हवा का प्रदूषण क्या होता है, बहुत कम से कम होता है। ठीक, इसके बाद तीसरे बिंदु में आप लिख सकते हैं कि घरों में धुआं रहित चूल्हा का प्रयोग करेंगे हम। ठीक, धुआं रहित चूल्हा का मतलब होता है हम एलपीजी गैस का उपयोग करेंगे। आजकल तो एलपीजी गैस पर ही खाना बनता है, आपके घर में ही बनता होगा। तो लकड़ी का जलावन पे अगर हम खाना नहीं बनाएंगे तो धुआं नहीं होगा, है ना। और हम जितना ज़्यादा एलपीजी का उपयोग करेंगे उतना ही हमारा वायु क्या होगा, कम प्रदूषित होगा। ठीक, तो आप 3 बिंदु में इसको लिख सकते हैं। अब देखिए चलते हैं चौथे बिंदु में। आप क्या लिख सकते हैं कि ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों में हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, इन सब का उपयोग करने से क्या होगा, यह नवीकरणीय साधन है ऊर्जा का। ठीक, इसमें प्रदूषण न के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग वायु प्रदूषण रोकने के उपाय में 4 बिंदु को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वाहनों में सीएनजी का उपयोग करना, ठीक, वाहनों को अच्छी हालत में रखना अथवा ईंधन रहित वाहन चलाना। तीसरा में घरों में धुआं रहित चूल्हा का प्रयोग करना या फिर एलपीजी का उपयोग करना। ठीक, और चौथे में ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों में सौर ऊर्जा, जो सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा होता है सो, पवन ऊर्जा, हवा से जो ऊर्जा होता है, या ज्वारीय ऊर्जा जो महासागरों में इसको ये बनाया जाता है। ठीक, तो इस तरह का ऊर्जा पर हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, तो हमारा जो वायु है वह कम से कम प्रदूषित होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रदूषण को रोकने के उपाय में और भी कुछ उपाय दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं, अगले पन्ने में है। आप 5वें पॉइंट में लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे दिया है कि गाड़ियों में उत्प्रेरक परिवर्तक लगाना चाहिए। ठीक, यह उत्प्रेरक परिवर्तक क्या है, आप इसको समझ लीजिए। देखिए आप मोटरसाइकिल हाँकते होइएगा या फिर देखते होइएगा कार वाड़ी सब चलता होगा, वह सब किससे चलता है, पेट्रोल से या डीजल से चलता है। ठीक, तो जब पेट्रोल या डीजल से जो गाड़ी चलता है, आपको तो पता ही है, वह उससे क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकलता है। ठीक, और यह कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है, यह बहुत ही विषैला रासायनिक पदार्थ कह सकते हैं इसको आप, है ना। यह बहुत ही ज़्यादा विषैला है। ठीक, जो हमको श्वसन संबंधी बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। तो यह जो गाड़ी में जो उत्प्रेरक होता है, यह क्या करता है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी पानी में बदल जाता है। ठीक है, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करता है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को क्या करता है, बदल देता है। ठीक, तो हमको क्या करना चाहिए, गाड़ियों में उत्प्रेरक परिवर्तक लगाना चाहिए। इसके बाद देखिए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वह वायु प्रदूषण रोकने या उसे कम करने में वृक्षों का बहुत बड़ा हाथ है। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम वृक्ष लगाएंगे, उतना ही हमारा वायु प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा चीज़ लिखा हुआ है, 1 हेक्टेयर में लगे पेड़ साल भर में 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और 2 टन ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। 1 हेक्टेयर में अगर आप पेड़ पौधा लगाए हुए हैं, ठीक है, तो सोच लीजिए वह 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, खा जाता है और 2 टन ऑक्सीजन को हम लोग के लिए पैदा कर देता है। ठीक, तो हमको क्या करना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्या करना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए। इससे वायु प्रदूषण न के बराबर होगा। और आपको तो पता ही है, जब वायुमंडल की CO2 का उपयोग करके क्या करते हैं, पौध घर प्रभाव को हम कम करने में सहायक हो सकते हैं। अगर वायुमंडल में जितना कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, उतना ही हमारा पृथ्वी क्या रहेगा, सामान्य ताप पर रहेगा। ठीक, नहीं तो ज़्यादा CO2 के बढ़ने से क्या हो जाएगा, हमारे पृथ्वी और पौध घर प्रभाव हो जाएगा, जिससे हमारे पृथ्वी का जो तापमान है वह बढ़ने लगेगा। ठीक, इतना ही है इसमें, और ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए एक और चीज़ आप इसको याद रखेंगे कि हर साल जुलाई महीना में वन महोत्सव मनाया जाता है। किस महीना में मनाया जाता है, जुलाई महीना में।
इसको आप ध्यान में रखेंगे। वन महोत्सव मनाया जाता है जिसके अंतर्गत वृक्षारोपण किया जाता है ना। तो इस तरह से आप वायु प्रदूषण को अच्छे से समझ चुके हैं। वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण कैसे होता है, वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव है ना, और वायु प्रदूषण को हम कैसे रोकेंगे, इसको आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हमारा जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है जल प्रदूषण। हम जल प्रदूषण के बारे में समझेंगे अब। तो देखिए, जल प्रदूषण को समझने से पहले हम जल के बारे में समझ लेते हैं कि यह जल यानी पानी जो है यह है क्या और इसके क्या गुण हैं। जितने भी रासायनिक गुण हैं इसको आपके किताब के जस्ट अगले पेज में दिया हुआ है, जल प्रदूषण के अगले पेज में। यह जो पानी है इसका रासायनिक सूत्र H2O है, जिसको हम लोग रासायनिक सूत्र को केमिकल फार्मूला भी कहते हैं। ठीक, इसका अणुभार 18 ग्राम है, यानी मोलिकुलर वेट कितना है 18 ग्राम। इसका घनत्व है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी कितना हुआ वाटर का, 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। देखिए, इसका गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। गलनांक को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, यानी कोई पानी बर्फ के रूप में है तो वह 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, वह गल जाएगा। इसको गलनांक क्या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, अगला है क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, यह 100 डिग्री सेल्सियस है। कहने का मतलब पानी को जब आप गर्म करेंगे तो जैसे ही वह 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा तो आपका पानी उबलने लगेगा, बॉयल करने लगेगा। ठीक, उसी को हम क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगला है पानी का जो गुप्त ऊष्मा है, जिसको लेटेंट हीट भी कहते हैं। यह बर्फ और भाप की 80 और 536 कैलोरी प्रति ग्राम है। ठीक है, लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा। इसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और याद रखेंगे, यह एग्जाम में हमेशा आते रहता है। यह गुप्त ऊष्मा है, आप इसको 9th या 10th में आप इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक, अभी समझने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, सिर्फ जान लें। अगला है पानी का गुण। ठीक, तो यह सर्वोत्तम विलायक है। ठीक, विलायक का मतलब होता है यह ऐसा विलायक है जो सभी को घुलाने की क्षमता रखता है, मतलब लगभग हर चीज़ को यह अपने में क्या कर लेता है, घुला लेता है। ठीक, इसलिए पानी को हम लोग सर्वोत्तम विलायक कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे। अब हम चलते हैं आगे अपने टॉपिक पे। अब हम समझते हैं कि यह जल प्रदूषण क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि जल वह प्राकृतिक उपहार है जिसका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आपने जगह जगह लिखा हुआ पढ़े होंगे कि जल ही जीवन है। जल ऐसा प्राकृतिक उपहार है जिसके बिना कोई भी मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। यह तो आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक, लेकिन हो क्या रहा है आजकल, हम लोग इस प्राकृतिक उपहार को प्रदूषित करते जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जल ही जीवन है और जल के बिना हम रह नहीं सकते। मनुष्य को जिस वस्तु की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है वह क्या है, वह जल है। ठीक, और यही जल के कारण आज भी गंगा नदी के किनारे हमारे देश की 1/3 जनसंख्या निवास करती है। आप देखे होइएगा, जितना भी शहर होगा, जितना भी घना आबादी वाला जगह होगा, वह किसी न किसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। क्यों? क्योंकि बिना जल का किसी का जीवन संभव ही नहीं है ना। आगे कह रहा है कि जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ जल की आवश्यकता पीने तक ही सीमित न रहकर अनेक कार्यों में होने लगी है ना। नहाना, कपड़ा धोना और भी फैक्ट्रियों में यूज करना, बहुत सारा काम हो गया है जल का। ठीक, पीने के, घरेलू कार्यों में, खेती की सिंचाई में, उद्योग में, नौका चालन में, मनोरंजन इत्यादि हर जगह जल का उपयोग होता है। ठीक, अच्छा, आपको यह भी पता है कि पृथ्वी की सतह के 70% भाग पर क्या फैला हुआ है, जल फैला हुआ है, पानी ही पानी है। यानी हमारे पृथ्वी का 70% भाग पूरा पानी से भरा हुआ है और मात्र 30% भाग पर ही क्या है, ये स्थल है, जिस पर हम लोग, भूमि है जिस पर हम लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग क्या कहते हैं, जल ही जीवन है, जल को बचाओ, जल को बचाओ। क्यों? जब इतना मात्रा में जल है फिर भी हम लोग क्यों जल को बचाने के पीछे पड़े हुए हैं? तो आप इसको आगे पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हम लोग जल को बचाने के पीछे पड़े रहते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, जो भी 70% जल है हमारे पृथ्वी पर, यह सारा जल तरल रूप में नहीं है। कहने का मतलब कुछ जल जो है कुछ बर्फ के रूप में है और कुछ वाष्प के रूप में है जो वायुमंडल में है, और कुछ मिट्टी के अंदर है पानी के रूप में। ठीक, कुछ नदियों में है, कुछ महासागरों में है, कुछ सागरों में है। इस तरह से जल जो है वह हर जगह बटा हुआ है जो पीने के योग्य नहीं है। आप समुद्र का पानी नहीं पी सकते हैं। जो पानी बर्फ के रूप में पहाड़ों पर है या फिर ग्लेशियर में है, वह उसको आप पी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह बर्फ के रूप में है और समुद्र का पानी क्या है, खड़ा है, बहुत ज़्यादा नमक रहता है। आप पिएंगे तो आप उसी समय उल्टी कर देंगे। ठीक, देखिए जल की पूरी मात्रा में से ताज़ा या पेय जल का अंश बहुत ही कम है, केवल 2.8%।
ठीक, मतलब यह जो पृथ्वी पर 70% जल है, इसमें से मात्र 2.8% जल ही है जिसको आप पी सकते हैं, जो ताज़ा है और पेयजल है। बाकी पानी को आप नहीं पी सकते हैं, वह आपके पीने के लिए नहीं है। ठीक, अच्छा, इस 2.8% में भी देखिए 2.2% जो है वह पृथ्वी की सतह पर है और शेष 0.6% पृथ्वी के भीतर यानी भूमिगत जल के रूप में। मतलब 2.2% कहाँ है? पृथ्वी के ऊपर है, जो नदियों में है, तालाबों में है, इस तरह से है। और बाकी 0.6% जो है वह कहाँ है? पृथ्वी के अंदर। जैसे आप चापाकल से पानी निकालते हैं तो वह कहाँ से निकलता है? वह भूमिगत जल से निकलता है। तो वह जो है वह मात्र 0.6% ही है। ठीक, अब देखिए इसी में और भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि इतना ही नहीं, पृथ्वी की सतह पर जितना जल है, यानी कितना जल है पृथ्वी की सतह पर? 2.2%। ठीक, तो इतना जो जल है पृथ्वी की सतह पर, उसमें से 2.15% ग्लेशियर और हिमपेटी में है। ठीक, यानी वह पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। कितना? 2.2 में 2.15%। अब सोचिए कितना कम बच गया। केवल 0.010% जो पानी है वह झील और नदियों में है। इतना कम पानी आपके झील और नदियों में बचा। सोच लीजिए कितना कम पानी है। अब चलते हैं अगले पन्ने पर। देखिए अब जो सतह पर तो आप समझ ही गए, मात्र 0.010% पानी है जो आपके लिए है। अच्छा, पृथ्वी के नीचे जो 0.6% आप पढ़े हैं कि भूमिगत रूप में है 0.6%, उसमें से केवल 0.25% ही निकाल कर आप ऊपर ला सकते हैं और उसको पी सकते हैं चापाकल के द्वारा या समरसेबुल के द्वारा या फिर बोरिंग के द्वारा, जैसे भी करके आप उसको ला के पी सकते हैं। बाकी पानी आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है। अब अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको हम काला कलर से अंडरलाइन कर दिए हैं कि अब सोचिए कि जल की अनंत राशि होते हुए, मतलब इतना ज़्यादा मात्रा में जल होते हुए भी मनुष्य के उपयोग के लिए जो जल उपलब्ध है उसकी मात्रा एकदम सीमित है। और जरा यह भी सोचिएगा कि अगर यह दूषित हो जाए फिर हमारे सारे कार्य रुक जाएंगे। सोच लीजिए इतना ज़्यादा मात्रा में जल होते हुए भी जो हमारे उपयोग का जल है वह इतना कम है। ठीक, और इतना कम जो जल बचा हुआ है उसको भी अगर हम प्रदूषित कर दे तो सोचिए हम कैसे जिएंगे? कोई नहीं जी पाएगा। यहाँ देखिए पाई चार्ट के रूप में यहाँ पे दर्शाया भी गया है। जितना भी जल है उसका 97.25 भाग कहाँ है? महासागरों में, सागरों में है। ठीक, जो नमक वाला पानी है इसको आप पी ही नहीं सकते हैं। और 2.05% पानी क्या है? बर्फ़ के रूप में है, आप बर्फ़ पी नहीं सकते हैं। ठीक, बच गया मात्र इतना 0.68% है, वह जमीन के नीचे जल के रूप में, ये भूमि का जल के रूप में है। इसमें से भी आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.25% क्या कर सकते हैं? निकाल कर ऊपर ला सकते हैं, बाकी को नहीं निकाल सकते हैं। सोच लीजिए जल कितना कम है। इसीलिए हर जगह लिखा जाता है कि जल को बचाइए, जल को बचाइए। आपको कहा जाता है, कितना सारा प्रचार आता है, सरकारी पर विज्ञापन आता है कि जल ही जीवन है, इसको जितना से ज़्यादा हो सके क्या करें? इसको बचाए, इसको प्रदूषित होने से बचाए। अब हम समझते हैं जल का प्रदूषण है क्या। ठीक है, तो देखिए जल में आवश्यकता से अधिक खनिज पदार्थ, लवण, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, कल कारखानों से निकले कचरे, मल मूत्र, कूड़ा करकट इत्यादि के मिल जाने से जल के लाभदायक गुण क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं और वह पीने योग्य नहीं रह जाता। ऐसे जल प्रदूषित जल यानी पोल्यूटेड वाटर कहलाता है। ठीक है, आप इसको जल प्रदूषण के परिभाषा के रूप में आप यहाँ से यहाँ तक इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि जल प्रदूषण क्या है। ठीक, अब देखिए जल प्रदूषण को पोल्यूशन कहते हैं, आपको तो पता ही है, जल को वाटर कहते हैं। अब हम देखते हैं आगे कि हमारा जो जल है वह दो तरीकों से प्रदूषित होता है। ठीक है, दोनों पॉइंट दिया हुआ है कैसे कैसे होता है। तो पहला है यहाँ पे देखिए जैविक प्रदूषण और दूसरा है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रासायनिक प्रदूषण। ठीक, हम समझते हैं यह दोनों है क्या। तो देखिए जैविक प्रदूषण वह प्रदूषण है जो हम लोग करते हैं। ठीक है, वह मानव अपने द्वारा करता है, वह जैविक प्रदूषण है। जैसे क्या क्या है? मल मूत्र बहाना। आप नदी के बगल में क्या करते हैं? आप मल मूत्र त्यागते हैं। ठीक, तो इससे जल का प्रदूषण, जैविक प्रदूषण होता है। आप पशुओं को स्नान कराते हैं तो नदी का पानी गंदा होता है। ठीक, आप गंगा को पवित्र मानकर क्या करते हैं? उसमें लाशें बहा देते हैं। ठीक, तो वह लाश क्या होगा? पानी में सड़ के प्रदूषण करेगा, पानी प्रदूषित करेगा पानी को। आप लोग जो मरता है उसका अस्थि विसर्जन कहाँ करते हैं? नदियों में करते हैं, तो उससे हमारा पानी क्या होगा? पोल्यूशन, ये प्रदूषित होगा। आप नदी के किनारे शौच जाएंगे, बहुत सारे लोग शौच करने नदी के किनारे चले जाते हैं। ठीक है, तो वह शौच धीरे धीरे कहाँ चला जाता है? नदी में चला जाता है। ठीक, और नदी को क्या करता है? प्रदूषित कर देता है। तो इस तरह से यह सब जो प्रदूषण है वह जैविक प्रदूषण में आता है। ठीक,
अब हम समझते हैं अगले पन्ने पर जो रासायनिक प्रदूषण है वह क्या है। तो देखिए, फैक्ट्रियों से जो कचरा निकलता है वह कचरा जो होता है वह रासायनिक प्रदूषण कहलाता है। ठीक, जैविक प्रदूषण में आप पढ़े हैं कि मल मूत्र बहाना, पशुओं को स्नान कराना, लाश बहाना, नदी में अस्थि विसर्जन करना, नदी में के आसपास शौच करने जाना, यह सब क्या है, यह जैविक प्रदूषण है। लेकिन रासायनिक प्रदूषण जो है, जब फैक्ट्री से जो कचरा निकलता है वह कचरा को हम क्या करते हैं, नदियों में बहा देते हैं, तो उससे रासायनिक प्रदूषण होने लगता है। जैसे देखिए, कई प्रकार के धात्विक पदार्थ जैसे सीसा, मरकरी, कैडमियम, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा पदार्थ नदी के पानी में मिलता है, पानी में मिल जाता है, प्रदूषित कर देता है उसको। लेकिन यह जो तीनों पदार्थ है यह इतना खतरनाक है जो हमारे शरीर को बहुत सारा रोग प्रदान कर देता है। अगर यह किसी भी तरह हमारे शरीर के अंदर चल जाए तो हम किसी न किसी रोग से क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सीसा तथा मरकरी एंजाइम से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, एंजाइम की कार्य क्षमता को कम कर देते हैं। इससे कई बीमारियां होती है। सीसा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कैडमियम से इटाई तथा मरकरी से मिनीमाटा रोग होता है। ठीक है, तो इस तरह से रासायनिक प्रदूषण जो है यह हमारे लिए बहुत ही घातक है। इसके बाद देखिए, हम लोग क्या करते हैं, खेती में ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। खेतों में बहुत सारा खाद डालते हैं और जब बारिश होता है तो वह खाद बारिश के पानी साथ मिलकर कहाँ चला जाता है, नदी में चला जाता है या भूमि के नीचे पानी में मिल जाता है। ठीक, तो उससे भी पानी का क्या होता है, प्रदूषण बढ़ जाता है। पानी में रासायनिक तत्व मिल जाता है जिससे पानी हमारा क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग दो तरीकों से यानी जैविक और रासायनिक तरीकों से हम लोग पानी को भी क्या कर रहे हैं, आजकल प्रदूषित कर रहे हैं। ठीक, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको आप पढ़ते चलेंगे आप खुद से। हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, जल की शुद्धिकरण। जल को हम कैसे शुद्ध करेंगे। जल का शुद्धिकरण में जल आप देखे होइएगा, पानी जो है नदी का पानी आप देखे होइएगा तो आपको एकदम साफ दिखता है वह पानी। ठीक, लेकिन वह पीने लायक नहीं होता है। आप सोचते होइएगा यह पानी जो साफ ही है, इसको पी लेंगे तो क्या होगा, लेकिन नहीं, वह पानी गंदा है क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव है जो आपकी नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए पानी को हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे शुद्ध करना चाहिए, तो उसको हम लोग को उबाल कर पीना चाहिए। ठीक, अगर हम पानी को उबाल लेंगे तो उसमें जितना भी सूक्ष्म जीव है वह मर के खत्म हो जाएगा। आप पानी को फिल्टर करके भी पी सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी पानी में जो सूक्ष्म जीव है वह खत्म हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसके अलावा आप पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर डाल देने से क्या होता है, यह आपके शरीर को हानि भी नहीं करता है और वह पानी में जितना भी कीड़ा है उसको मार भी देता है। ठीक, तो इस तरह से आप पानी को शुद्ध भी कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट है, टॉपिक है जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव, यानी जल प्रदूषण से हमें क्या क्या समस्याएं हो जाती है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है जल प्रदूषण से। हैजा जिसको कोलेरा कहते हैं, टाइफाइड, ठीक, पीलिया जिसको जॉन्डिस कहते हैं, अतिसार यानी डायरिया, यह सब जल से ही होता है या पानी के कारण ही यह सब बीमारी होता है। ठीक, इसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो और आपको हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए, प्रदूषित जल पीने से पशुओं की भी बीमारी फैल जाती है, पशु लोग भी बीमार हो जाते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ हम ही बीमार होते हैं, पशु भी बीमार पड़ जाता है। ठीक, अच्छा, जल प्रदूषण के कारण जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे जलीय जीव भी मरने लगते हैं, मछलियाँ मरने लगती है। ठीक है, पेड़ पौधों पर भी प्रदूषित जल का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी पेड़ पौधे का जो वृद्धि है वह भी रुक जाता है। प्रदूषित जल से खेतों में लगी फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो यह सब जो है यह सब जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव है, यानी जल प्रदूषण के कारण होने वाले प्रभाव है यह सब। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। हम जल प्रदूषण को कैसे रोकेंगे। ठीक है, तो जल प्रदूषण रोकने का जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वह है जन जागरूकता अभियान। मतलब हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को जागरूक करेंगे कि हाँ, पानी को गंदा करेंगे। ठीक है, पानी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी आप पढ़े हैं पीछे, लेकिन जो हमारे ज़रूरत का पानी है वह कितना कम है और उसको भी अगर हम गंदा कर देंगे तो हम कैसे जिएंगे। ठीक, तो सबसे पहले लोगों को जागरूक करना होगा। ठीक है, कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमको जल को बचा कर रखें, उसको प्रदूषित ना करें। कहने का मतलब है कि गांवों एवं शहरों की नालियों के गंदे जल को तालाबों, नदियों आदि में न गिरने दिया जाए। ऐसे जल को शुद्ध करने के बाद ही तालाबों या नदियों में क्या करने जाए, उसको गिरने दिया जाए। खाद्य पदार्थों के कचरे, कागज़ के टुकड़े, प्लास्टिक एवं के थैले एवं उससे बनी चीज़ें, सड़क के कूड़े करकट को तालाबों या नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सबको नदी या तालाब देखते हैं जहाँ पानी लगा हुआ, वहीं पर सारा कचरा फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, पानी दूषित हो जाता है।
आगे कहा है कि इन नदी और तालाब के नज़दीक मल मूत्र नहीं त्यागना चाहिए। हम लोग को शौच या मल मूत्र नहीं त्यागना चाहिए। कहाँ? नदी के आसपास, तालाब के आसपास। झीलों या नदियों के जल से शुद्ध करने के लिए शैवालों का प्रयोग करना चाहिए। शैवालों के प्रयोग से भी झीलों या नदियों का जल क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक है। इसके अलावा भी देखिए, समुद्र के जल को परमाणु विस्फोट से अधिक सुरक्षित रखना चाहिए। उसके आसपास परमाणु विस्फोट नहीं करना चाहिए। कीटनाशकों का समुचित उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। मतलब ज़्यादा मात्रा में कीटनाशक उपयोग नहीं करना चाहिए, ताकि अत्यधिक कीटनाशक नदी या तालाब में न बह जाए। इससे क्या होता है कि नदी का जो मछली है, जल का जो जीव है, वह सब उस कीटनाशक को खा के क्या होता है? मर जाता है, और जल भी प्रदूषित हो जाता है। तो यहाँ पे आपका यह अध्याय अब खत्म हो गया। अब देखिए, इसके बाद आपका अभ्यास प्रश्नावली है। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं 16 प्रश्न है। अगर इसको भी हम इसी वीडियो में ऐड कर लेंगे तो यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोगों को बोरिंग लगने लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इस पाठ के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं इन सभी को हम हल करके आपको अच्छे से समझा देंगे। तो अगले 1-2 दिन में इस अभ्यास प्रश्न का वीडियो भी हम डाल देंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से समझें, पढ़ें। जितने भी इस अध्याय में टॉपिक सब है उन सभी को अच्छे से समझें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इनसे बहुत सारा प्रश्न भी आता है 9th में, 10th में, जनरल कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत सारा प्रश्न आता है इन सभी से। ठीक है, तो हम आपसे विदा लेते हैं। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कुछ करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। तो ठीक है, ऐसे ही आप वीडियो का लाभ लेते रहें और अपना पढ़ाई जारी रखें। खुश रहें। धन्यवाद।